हेलो बच्चों। तो मैं हूँ आज का एजुकेटर आदर्श राज और मैं लेके आ गया हूँ आपका टॉपर्स विद टॉक में एक अनदर एपिसोड के साथ। और आज मेरे साथ है मेरा एक और अच्छा बच्चा जिसने जेई क्रैक किया है, अमन। तो हाय अमन, कैसे हो आप बेटा? हेलो सर। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। हम्म। तो यू मोस्ट वेलकम बेटा। तो आप अभी कहाँ पे हो, एनआईटी कुरुक्षेत्र में? यस सर, मैं अभी एनआईटी कुरुक्षेत्र ही हूँ। ठीक है, तो अमन एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो एक बार बच्चों को, सभी जो भी प्लेटफॉर्म पे हैं। हाय एवरीवन, आई एम अमन खुराना and I am currently pursuing my BTech in Electrical Engineering from NIT Kurukshetra. I cleared my JEE Main and Advanced in 2021. ओके, वेरी नाइस। तो अमन, अभी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो आप को यस सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही शुरू से पढ़नी थी या कोई और ब्रांच सोची थी पहले आपने अपने मन में? नहीं सर, एक्चुअली जैसे ट्रेंड सीएस का है तो मेरे को भी सीएस ही पढ़ना था। पर हम्म। मुझे वो सीन आता है ना से कॉलेज वर्सेस ब्रांच, तो मैंने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मतलब सीएस तो कर ही सकते कहीं से भी, ऐसे ही मेरा ओके। मानना था। वेरी नाइस। तो अमन, आपने हाँ 2021 में जो अटेम्प्ट दिया, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था बेटा? सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2020 में दिया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कहाँ तक पहुंचे थे और कितना आपने रैंक कवर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट से और सेकेंड अटेम्प्ट में? एक्चुअली फर्स्ट में मेरी कुछ अराउंड 88 अराउंड परसेंटाइल थी। और उसके बाद उस टाइम मेरा एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ था, फिर मैंने ड्रॉप लिया। उसके बाद मेरी अराउंड 98 पॉइंट कुछ परसेंटाइल आई और एडवांस भी क्लियर हो गया। सो दैट ये इज सीन वेरी था। नाइस। तो अभी कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? अभी सर थर्ड। ठीक है। तो अमन, इस टॉक का बेसिकली मतलब ये है कि हम एक दूसरे के साथ बात करके, कुछ मेरे एक्सपीरियंस से और कुछ तुम्हारे इस एग्जाम को क्लियर करने के एक्सपीरियंस से, हम कुछ ऐसी बातें बच्चों के सामने लेके आए जिससे उनको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके, है ना? तो हम बिल्कुल बेसिक से हाँ इसको जी। स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल पहले क्वेश्चन से कि आपने क्यों नॉन मेडिकल ब्रांच चुनी, आपने मेडिकल क्यों नहीं चुनी? और आपके मन में उस वक्त क्या था कि नॉन मेडिकल से आप किस किस फील्ड में जा सकते हो? आपका बेसिक गोल क्या था जब आपने 11th में नॉन मेडिकल चूज किया था? तो मतलब बचपन से मतलब फैमिली में सारे मोस्टली इंजीनियर्स है, तो मेरे को भी यही था कि इंजीनियरिंग करनी है। तो मतलब मैंने भी इंजीनियरिंग चूज कर ली, पर 11th से पहले 10th से जब मेरी क्लियर हुई तब मैंने काफी मतलब अपने बड़े भाई बहनों से पूछा कि मतलब इंजीनियरिंग लेनी चाहिए या फिर मेडिकल लेना चाहिए। तो मतलब काफी डिस्कशंस हुए, तो फिर फाइनली आके ये हुआ कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं। उसमें काफी मतलब स्कोप काफी अच्छा दिखा मेरे को कि मतलब सीधा कॉलेज की मतलब डिग्री करो और उसके बाद सीधा प्लेस्ड हो जाओ। मतलब मेडिकल लाइन में ऐसे मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा मतलब 5 साल की पहले वो करो एमबीबीएस, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज करो, इसलिए इंजीनियरिंग थोड़ी सिंपल लगी तो इसलिए इंजीनियरिंग ऑप्ट कर ली। थोड़ा सा रिग्रेस एफर्ट जाता है मेडिकल लाइन के अंदर। हाँ ठीक है। और हाँ। इससे पता चलता है कि आपने बहुत डिस्कस किया अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, उसके बाद इस हाँ जी। ब्रांच को चुना। तो वही है कि अगर हम यस 10th से सर। 11th में आते हैं तो एकदम से हमें कुछ भी नहीं चूज करना है। हम पहले गाइडेंस लें, अपने बड़ों से डेफिनेटली। गाइडेंस लें, यस। अपने टीचर से गाइडेंस लें, उसके बाद ही चुन सकते हैं। तो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो 11th से ही आपने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, या 12th करने के बाद आपका एक मोटो आया कि नहीं, अब मैं जेई के लिए प्रिपेयर करता हूँ? सर एक्चुअली क्या था कि अब 11th में आए तो नॉन मेडिकल ली थी, तो अब उस टाइम पे जेई का नाम काफी सुना था। तो काफी सारे फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर्स वगैरह जा रहे थे, तो मतलब ऐसा फोमो मान लो, फोमो के लिए मैंने भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया। और हम्म। मतलब उधर मतलब ठीक है, पढ़ाई करते थे थोड़ी बहुत, बट उतनी हम्म। सीरियसनेस नहीं थी। फिर 11th में कुछ खास ज्यादा सीरियसनेस नहीं थी। फिर 12th आ गई, फिर समझ में आया कि अभी जेई आने वाला है, तो 1 साल है, तो पढ़ाई करी, पढ़ाई वगैरह करी। बीच में आपने भी थोड़ी बहुत गाइडेंस दी थी 12th में, 12th से पहले 11th वगैरह में भी। तो थोड़ा सीरियसनेस आई, फिर थोड़ा 1-2 महीने करा, फिर बीच में से ही मतलब कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी, तो हम्म। इस करके अटेम्प्ट तो ऐसे ही निकल गया था। उसके बाद फिर ड्रॉप ईयर में थोड़ा समझ में आया कि थोड़ा और ज्यादा सीरियसनेस से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा और ज्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा।
फिर जाके हो गया क्लियर। जहाँ तक मैंने आपको देखा है पढ़ाई करते हुए, तो मुझे पता है कि ड्रॉप ईयर में आपने कोई कोचिंग नहीं ली थी। क्या ये बात सही है? हाँ, ड्रॉप ईयर मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, वो सेल्फ स्टडी से करा। और ड्रॉप ईयर में सिलेक्शन हो गया सेल्फ स्टडी से, और जब कोचिंग ली तब नहीं हुआ, हाँ। ऐसा क्यों? तो मतलब सर बेसिकली होता तो वही है कि पढ़ना तो खुद ही होता है, मतलब ऐसे किसी भी कोई मतलब ऐसे लगता है 11th में आते बच्चे सबको लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने कोई भी बड़ा सा, वो उनके साथ पढ़ते रहो तो निकल जाएगा, मतलब वो पढ़ाएंगे और मतलब हुँ, हम क्लास में बैठेंगे तो समझ में आ जाएगा, बट हुँ, करना तो खुद ही होता है, जो भी वो सारी शीट्स और बिल्कुल। मॉड्यूल्स देते हैं खुद से पढ़ो, खुद बुक्स देखो, मतलब बेसिकली सेल्फ स्टडी होती है। बस बस वो होता है कि आपको गाइडेंस मिल जाती है कोचिंग में। मिल जाती है। तो टॉकिंग टॉकिंग अबाउट कोचिंग, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको कोचिंग ही जाना है। आप बिना कोचिंग के भी क्रैक कर सकते हो। क्यों अमन? डेफिनेटली सर, मतलब मैंने ड्रॉप ईयर में कोचिंग नहीं ली थी, फिर भी हो गया, जब ली तब नहीं होगा। तो ये हाँ, तो मतलब बस बेसिकली वही होता है कि आपको एक गाइडेंस चाहिए होती है, आपको कोई टीचर मिल जाए जो आपको बता दे तो हुँ, आपके लिए आसान हो जाता है रास्ता। हुँ। तो बेसिकली अमन, अगर हम कोचिंग जा रहे हैं, जैसे 2 टाइप के बच्चे हैं, मान लीजिए कुछ बच्चे कोचिंग जा रहे होंगे 11th से ही, और कुछ बच्चे नहीं जा रहे होंगे। क्योंकि तुम्हारे पास दोनों का एक्सपीरियंस है, आपने पहले कोचिंग भी पढ़ी है, फिर आपने कोचिंग यस नहीं सर। पढ़ी, अपने आप भी किया। तो जब बेटा अगर हम इन दोनों बच्चों को सेग्रीगेट करें, तो आप दोनों ग्रुप्स को क्या एडवाइस देंगे? अगर हम कोचिंग जा रहे हैं, तो हमें किस तरीके से अप्रोच करना है एग्ज़ाम को, और कोचिंग नहीं जा रहे हैं, तो हमें किस तरीके से अप्रोच करना है एग्ज़ाम? सो जो बंदे कोचिंग जा रहे हैं उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले कोई और बुक वगैरह की उठाने की जरूरत नहीं है, अपना कोचिंग में जाओ, वहाँ पे अच्छे से नोट्स वगैरह बनाओ, उन नोट्स को स्टडी करो, उनको फिल्टर करो, बार बार उनको रिवाइज करो, और अपने जो वहाँ वर्क बुक्स या जो भी मिलते हैं मॉड्यूल्स वगैरह उनको लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, और ये सब करो, मतलब किसी और सोर्स में बाद में जाओ, पहले जो आपकी कोचिंग का स्टडी मटेरियल है सबसे पहले वो खत्म करो, फिर बाद में बाकी जगह जाओ, और गाइडेंस तो उनको मिलती ही रहती है, तो अपने हुँ, कोचिंग टीचर से, और उनका डाउट सॉल्विंग भी हो जाता है। अब जो बच्चे नहीं जाते, जो कोचिंग नहीं जाते, उनके लिए क्या है कि उनको पहले पहले पूरा अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, उनके लिए एनसीईआरटी मेरे को लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में, तो उनको सबसे पहले तो बेसिक बुक्स पढ़नी चाहिए कि ताकि आप एक पहले बेस बना लो अच्छे से, ताकि आपका सारा कोई मतलब थियोरिटिकल वो ना रहे कि कुछ कमी ना रहे, उसके बाद आप पीवाईक्यूज लगा लो, मेंस के लगा लो, और एडवांस के प्रीवियस ईयर्स लगा लो, और उनके लिए ये बेस्ट है, और अपना कोई भी गाइडेंस ले लो किसी से भी, और ये उनसे कहो कि आपको कोई अच्छी सी बुक बता दे हर एक सब्जेक्ट की, और उन बुक्स हुँ, को लगाओ, वही बेस्ट वे है। और डाउट बिल्कुल। सॉल्विंग के लिए आप अपने टीचर से पूछ ही सकते हो, स्कूल टीचर्स वगैरह होते हैं। बिल्कुल, तो अगर हम रिसोर्सेज़ की बात करें, तो जो बच्चा कोचिंग नहीं जा रहा है और जिसको रिसोर्सेज़ जानने हैं, तो अमन कौन से रिसोर्सेज़ उसको सजेस्ट करेगा कि आपको ये रिसोर्स पढ़ने चाहिए? एट लीस्ट डू द नीडफुल, जो हम कहते हैं ना, एक नीडफुल रिसोर्स है, जो कम से कम इतना तो करना ही है एट लीस्ट, तो वो क्या रहेंगे सब्जेक्ट वाइज़, अगर आप मुझे बता पाओ? ओके सर, तो केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले तो एनसीईआरटी काफी जरूरी है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। फिजिकल हुँ, में फिर भी उतनी रिक्वायर्ड नहीं होती, बट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो वही पढ़ो। उसके बाद अपने अगर कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो प्रीवियस ईयर कर लो, मेंस के एडवांस के प्रीवियस ईयर करना बहुत कंपलसरी है। उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो एनओएससी की बुक आती है, वो आप हुँ, लगा सकते हो। और हुँ, इनऑर्गेनिक के लिए तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी सफिशिएंट है, ऑर्गेनिक के लिए भी काफी बुक्स आती है, एम एस चौहान आती है, वहां से कर सकते हैं। और बात करें अगर फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी यूट्यूब चैनल्स है काफी सारे अच्छे अच्छे, आप भी पढ़ाते हो सर जैसे, और वैसे हुँ, ही काफी सारी उसमें भी बुक्स आती है, एच सी वर्मा, डी सी पांडे, काफी अच्छी बुक्स है दोनों ही, वो कर सकते हो। और हुँ, डेफिनेटली पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं, अगर सिलेक्ट होना तो पीवाईक्यूज तो करने हैं, क्योंकि सेम पैटर्न्स पर ही आ जाते हैं, उठ के सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके अलावा हुँ, मैथ्स के लिए संगीत की बुक्स आती हैं, वो आप लगाओ, वो बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग तो। ओके। और पीवाईक्यूज। अभी आजकल एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल को फोकस करते हैं। जैसे अभी आपने भी कहा कि अगर आप मॉड्यूल कर रहे हैं तो फिर आपको कुछ, ऑब्वियसली वो लोग रिसर्च करके मटेरियल बनाते हैं। लेकिन अगर हम 11th में जाते हैं और हमें बेसिक एक बुक पढ़नी है,
तो कई बार मैं भी बच्चों को सजेस्ट करता हूँ, तुमने भी एससी वर्मा का नाम लिया है। क्या एससी वर्मा अब धीरे-धीरे आउटडेट हो रही है या एससी वर्मा एक एवरग्रीन बुक है जो हमें पढ़नी ही चाहिए? नहीं सर, एचसी वाला तो कभी आउटडेट हो नहीं सकती मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो जो बेस बनाती है ना 11th में जब घुसते हैं तो और कोई नहीं बनाता, मतलब काफी सही, मतलब वो अपने टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं ना बंदर बंदर वाले, तो मेरे को ऐसा हुँ, लगता है हुँ। थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, बंदर है कोई बंदा बेंच पे खड़ा है उस टाइप के, तो मतलब वो हुँ, फील हुँ, आ हुँ। जाती है अच्छी बना करके। बाकी फ़ील बुक्स आ में ये है जाती कि है। जैसे मैंने डीसी भी करी है, बट हुँ, उसमें क्या हुँ। होता है, उसमें क्वेश्चन क्वेश्चंस है कि हाँ बस मतलब ठीक है कर लिया अच्छा लगा खत्म। अच्छी में ऐसे पूरी फील आती है, मतलब कहीं से कहीं बंदर ऊपर चढ़ रहा है नीचे उतर रहा है, कोई बंदा किसी को धक्का मार रहा है, ऐसे मतलब काफी अच्छी बुक है अच्छी बना उसके अकॉर्डिंग तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इफ वी टॉक अबाउट प्रेशर हैंडल कैसे करना है ड्रॉप ईयर में? क्योंकि ड्रॉप ईयर में एक हमें पता है कि सोसाइटी का भी प्रेशर है, फैमिली का भी प्रेशर आ जाता है क्योंकि अ, वो आपको बहुत लंबे समय से सपोर्ट कर रहे हैं 11th, 12th देन फिर ड्रॉप ईयर। बीटेक आपकी 4 साल की है, 3 साल आप ऑलरेडी ही तो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन में निकाल रहे हो। तो एक तरीके से काफ़ी लंबा टाइम है। तो उस टाइम पे मोटिवेटेड कैसे रहना है? प्रेशर हैंडलिंग कैसे करना है? और इसी में आप बताओ कि इसमें फैमिली का और एक मेंटर का क्या रोल हो जाता है? और आपको किसने मोटिवेट किया थ्रू आउट योर जर्नी? ये सर तो मेरा सबसे बड़ा रोल तो आपके मेंटोर्स और फैमिली का ही होता है, क्योंकि मतलब फैमिली है आपको सपोर्ट कर रही है, मतलब ड्रॉप लेना मतलब सब नहीं ले पाते, क्योंकि मतलब शायद फाइनेंशियली भी कईयों की प्रॉब्लम होती है, और कई लोगों को मेंटली भी होता है कि मतलब एक साल अगर ये इस साल भी कुछ नहीं हो पाया तो फिर क्या करोगे आगे। घर वालों को तो डेफिनेटली यही होता है, आपको भी होता हुँ, है। तो काफी ज्यादा प्रेशर तो रहता ही है, मतलब जब ड्रॉप करते हैं। पर हुँ, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो मतलब आप कर जाते हो, मतलब फैमिली आपको पूरा टाइम दे रही है और वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझ रही है कि आपको अगर सुबह जल्दी उठाना है तो मम्मी को बोल दिया कि मैं सुबह उठ के जल्दी पढ़ना है, तो उन्होंने हुँ, आपको उठा दिया। ऐसे ही पापा को कुछ कह दिया कि सर मेरे को पापा ये चाहिए कैलकुलेटर वगैरह चाहिए, तो उन्होंने ला दिया। तो मतलब मेरे को तो मतलब पूरा सपोर्ट किया था फैमिली में ड्रॉप ईयर में, और तो मुझे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आए नहीं। और बात हुँ, करें अगर मेंटोर की तो डेफिनेटली गाइडेंस चाहिए होती है, और मेरे को गाइडेंस आप देते थे और करीमा मैम और मेरे हुँ। एक टीचर्स थे, वो भी काफी मतलब सपोर्टिव है। और बाकी मेरे फ्रेंड्स जो थे आसपास, वो सब हुँ, मेरे को हुँ, हुँ। मोटिवेट करते रहते थे कि भाई कर ले हो जाएगा सही है। हुँ, हुँ। तो डेफिनेटली मतलब वो सब चीजें हेल्प करती है आपको, तो ऐसे मतलब प्रेशर डीलिंग इस तरीके से हो जाती है, जब आप मतलब आसपास वाले थोड़ा सपोर्ट करते हैं तो वो सब हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये पढ़ाई के दौरान डिस्ट्रैक्शंस कौन-कौन सी है और उनको कैसे अवॉइड कर सकता है एक बच्चा? डिस्ट्रैक्शन तो सर काफी आती है, सोशल मीडिया वाली आती हैं, और ये बंदा बंदी वाली का भी सीन रहता है। और बेसिकली तो मतलब यही होते हैं, और बाकी बैड कंपनीज होती हैं वो सब, और यही सीन है बाकी। एक मेन डिस्ट्रैक्शन मतलब अगर पढ़ाई से रिलेटेड बात करूँ तो ये आती है कि आजकल रिसोर्सेज काफी ज्यादा अवेलेबल है। तो हुँ, पहले हुँ। बच्चा एक रिसोर्स पे जाता है, वहां पे कुछ चीज उसको खराब लगी या मतलब कुछ मजा नहीं आया, कुछ ऐसा लगा कि ज्यादा हार्ड पढ़ा है या ज्यादा इजी पढ़ा रहा है, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर तीसरी बिल्कुल, जगह चले बिल्कुल। जाते हैं। उससे क्या होता है कि हुँ। एक टाइम फ्लो वेस्ट सा होता बिगड़ है। जाता है, टाइम वेस्ट है, बिल्कुल। मतलब सेम ही चीज को हम 10 जगहों से पढ़ रहे हैं और कुछ हुँ, ऐसे आउटपुट नहीं निकल के आ रहा है, कुछ एफिशिएंट नहीं है। तो वो हुँ, मेरा मानना है कि एक सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है इस केस में। और बाकी जो बाकी सारी है, जैसे यही सोशल मीडिया और ये वाली, ये सब तो आप अपने सेल्फ कंट्रोल है। मतलब जब मैं यूज करता था, जब मैं पढ़ाई करता था 11th 12th में, जब 12th में मेनली, तो मैं हुँ, इंस्टाग्राम को मतलब डीएक्टिवेट करके रखता था टाइम। कभी जैसे कोई एग्जाम हो, इम्पोर्टेंट एग्जाम हुआ मतलब, हुँ, तो हुँ, उसके हुँ, बाद हफ्ता चला लिया, दोबारा से डीएक्टिवेट कर दिया कि मतलब थोड़ा रिफ्रेशिंग हो जाएगा, और बस हुँ। उसके बाद हफ्ते बाद बंद करके दोबारा से पढ़ाई लिखाई शुरू। तो ये बिल्कुल, बिल्कुल। डिस्ट्रैक्शन होते हैं मेन सर। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अमन, ये अभी ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी बूम कर गई हैं कोविड के बाद से। तो ऑनलाइन क्लासेस यस या सर। आप कह सकते हैं यूट्यूब क्लासेस जो हैं, उसमें बहुत अच्छे टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, काफ़ी कंटेंट भी अवेलेबल है। लेकिन हम कैसे चूज़ करें कि कौन-सा कंटेंट हमारे लिए सही है? क्या हमें सारा प्रिपरेशन यूट्यूब के बेसिस पे करना है? और जहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं कुछ, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ फॉर द सेक ऑफ टीचिंग पढ़ा ही रहे हैं बस।
उनकी आप कह सकते हैं कि ये कहते हैं ना कि जेईई के लिए एक्चुअली जो पढ़ना है, क्या वो वही पढ़ा रहे हैं, क्या हम वही पढ़ रहे हैं? ये एक बच्चा कैसे डिसाइड कर पा रहा है कि यूट्यूब पे जो भी मटेरियल अवेलेबल है, कौन-सा एक जेन्युइन मटेरियल है जो कि हमें सच में वही पढ़ना है और उसी से हम सारा का सारा अपना प्रिपरेशन डिपेंड कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर? सर मेरा तो मतलब ये कहना है कि सारा तो नहीं, मतलब आप थियोरेटिकली कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, गाइडेंस के लिए आपको किसी ना किसी टीचर की जरूरत पड़ती है, तो आपको वो टीचर तो चाहिए होगा। और मतलब अगर कंटेंट की बात करें तो आप कंटेंट ऑलमोस्ट सबका काफी अच्छा है, काफी सारे बड़े बड़े हैं प्लेटफॉर्म जो कि पढ़ा रहे हैं, काफी सही पढ़ा रहे हैं। हुँ, बट हुँ, सिलेक्ट करने की बात आती है तो आप मेनली है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। वही बात है कि काफी सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि यहाँ से पढ़ लिया, 4 वीडियो इसकी हुँ, देख ली, 4 वीडियो इसकी देख ली, 4 वीडियो किसी और की देख ली और एक चैप्टर बिल्कुल, निपटा दिया, और फिर पता चला कि ये टॉपिक रह गया। उन्होंने तो पहली वीडियो में पढ़ाया था, उन्होंने आखिरी वीडियो में ये टॉपिक पढ़ाया था। काफी ये बार बिल्कुल। प्रॉब्लम्स आ सकती है। और कहीं बीच में आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हो जाते हैं जब आप स्विच कर रहे हो कि उन्होंने अगली वीडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई थी और मेरी तो मिस हो गई। तो हुँ, काफी ज्यादा मतलब मिस आउट हो जाता है कई बार कॉन्सेप्ट्स, और काफी ज्यादा मिक्सअप भी हो जाते हैं कि हर एक का अपना अपना वे ऑफ टीचिंग है। वे सब ऑफ टीचिंग है, सबका यस। बढ़िया है, मतलब सही है, हुँ, सबका वे बिल्कुल। ऑफ टीचिंग अपना है, तो उसमें भी कई बार मिक्सअप हो जाता है, तो कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो हुँ। बेस्ट तो यही है कि किसी एक को आप मतलब 3-4 को एक्सप्लोर करो, किसी एक को पकड़ लो और फिर उससे उसके थ्रू आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा, अमन, प्रिपरेशन में नोट्स प्रिपरेशन का कितना बड़ा रोल है जेईई की प्रिपरेशन के लिए? और नोट्स हमें कैसे बनाने चाहिए? किस तरीके के नोट्स हमें बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? सर बनाने तो डेफिनेटली चाहिए, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, और बाकी मैथ्स और फिजिक्स में जब कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होता तो वो नोट्स ही काम आते हैं, सबसे पहले जाके उन्हीं को देखना पड़ता है। तो केमिस्ट्री में तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेरे 12th के नोट्स थे वही मेरे बहुत काम आए थे, जेई मेंस और एडवांस दोनों में ही। और हुँ, और क्या होता है कि नोट्स बनाने का मतलब, मैं पर्सनली जो नोट्स बनाता था वैसे नहीं कि रंगीन पेन से 3-4 पेन कलर के पेन उठा लिए और फिर ऐसे ऐसे करके बना दिए, मतलब एक सिंपल ब्लू पेन से बनाओ, ले और लिखना शुरू कर हुँ, दो। और मेन सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि अपनी लैंग्वेज में लिखो, अगर उसको आप फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे बिल्कुल, हो, मैथ्स बिल्कुल, कर रहे हो बिल्कुल। और फिजिक्स कर रहे हो, तो अपनी लैंग्वेज में हुँ, लिखना सबसे जरूरी होता है। उसके हुँ, अलावा जैसे केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट में तो नोट्स डेफिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं हुँ, और ऐड करना चाहूंगा, मतलब जैसे जब नोट्स रिवाइज कर रहे होते हैं तो उसमें हुँ, मैं क्या करता था, मतलब एक काफी सही चीज लगी मेरे को कि जब मैं नोट्स पढ़ रहा हूँ तो हुँ, उसमें मैंने कोई बुक पढ़ी है, उसके बाद मैं नोट्स हुँ, वापस जा रहा हूँ, जब मैं रिविजिट कर हुँ, रहा हूँ तो मैं उसमें नोट्स में एड ऑन करता था कि हाँ ये पॉइंट अच्छा है, ये वाला लिख लेते हैं, हो सकता है कि पूछ ले। तो ऐसे हुँ, ही हुँ, जब तुम 3-4 बार नोट्स रिवाइज करते हो तो तुम्हारे को नए नए पॉइंट्स मिलते जाते हैं बुक से, जैसे तुम्हें कहीं से नॉलेज मिली, किसी टीचर ने कुछ बताया तो वो नोटबुक के ऊपर लिख दो कि हाँ ये हुँ, पॉइंट अच्छा है, ये आ सकता है। या फिर कोई आपने क्वेश्चन करा, उससे कुछ नई चीज पता लगी तो उसको लिख दो कि हाँ ये भी आ सकता है, ये भी अच्छा है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो डेफिनेटली अपनी नोटबुक में उतारा ही करो, उनको देखा करो बार हुँ, बार कि इस प्रीवियस ईयर जैसे कोई क्वेश्चंस आते हैं उनका पैटर्न सेम होता है, काफी हद हुँ, तक हुँ, लगातार आते रहते हैं वैसे वैसे ही क्वेश्चन, तो उनकी प्रैक्टिस करो, उनका पैटर्न देखो, तो हुँ, हुँ। डेफिनेटली उससे हेल्प होगी काफी। और नोट्स का एक जो पैटर्न होता है कि आपको कौन से रीडिंग में नोट्स बनाने चाहिए, या वेदर इट इज द फर्स्ट रीडिंग जिसके बाद नोट्स बना लेनी चाहिए या सेकंड रीडिंग के बाद बनाने चाहिए। तो मेरा जैसा मानना है कि कम से कम आप 3 रीडिंग्स करें, थर्ड रीडिंग के बाद ही आप नोट्स बनाएं, क्योंकि अगर आप फर्स्ट में बना रहे हो तो आपके पास नॉलेज नहीं है उस टॉपिक की और आप सारा का सारा ही आपको लगेगा कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो आपको क्या लगता है कौन सी रीडिंग के बाद नोट्स बनाना चाहिए? डेफिनेटली फर्स्ट रीड के बाद अभी नोट्स उतने आपके हेल्पफुल नहीं होंगे, आप 2 रीड दो मिनिमम, उसको फिर नोट्स बनाओ और फिर उसको बाद जब नेक्स्ट टाइम और रीड करो उसको फिल्टर करते जाओ, एक दो और रिसोर्सेज हुँ, देखो, अपने टीचर बिल्कुल। से थोड़ा गाइडेंस ले लो कि क्या ये नोट्स मतलब ये वाले लाइंस ठीक है, आप क्लास में जाओ उसमें देखो कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, और जो मतलब टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा हुआ है उसको थोड़ा अच्छे से स्टडी करो, एक मतलब एक थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो उसको, वो सबसे हुँ। ज्यादा बेनिफिशियल होगा।
मतलब मैं जेई पर्सनली ऐसे से ही करता था। हम्म हम्म। मैं पर्सनली ऐसे ही करता था कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनके टॉपिक्स देखे, और मतलब ये सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है तो फिर उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, उसको थोड़ा बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल पढ़ लिया है। बिल्कुल। जेई से 10 दिन पहले हमारे पास कितने पेजेस के नोट्स होने चाहिए क्रिस्प? मैक्स टू मैक्स कितना पेज होना सर चाहिए, जो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? तो मतलब मेरी ये पर्सनल स्ट्रेटेजी थी कि मैं क्या करता था, अपना एक पेज उठा के बैठ जाता था, A4 साइज वाइट शीट, और उसके हम्म अंदर कोई भी एक चैप्टर उठाया, उसके सारे फॉर्मूलाज लिख डाले और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख डाले। तो मतलब एक हम्म काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाते थे। और तो हम्म। जब आपके पास 10 दिन पहले बचे होते हैं तो आपके वही शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं सारे की। और अब इतना रिवीजन भी हो टाइम तो होता जाती है है नहीं कि उससे। पूरे पूरे चैप्टर, उससे बहुत बिल्कुल। जल्दी रिवीजन हो जाती है। सीधा एक मतलब पर्चा उठाओ और सीधा सारे फॉर्मूला लिखना शुरू कर दो, आपको रिवाइज भी हो जाएंगे और आपका मतलब वो हम्म। टाइम भी नहीं लगेगा कि पूरा चैप्टर देखना है। तो वो बिल्कुल 10 दिन पहले तो वही काम आता है सर्टिफिकेट। बिल्कुल। तो अमन, मॉक टेस्ट का प्रिपरेशन में कितना रोल है? हमें टेस्ट सीरीज कब से शुरू कर देनी चाहिए? अगर हम 11th से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें टेस्ट सीरीज कब से शुरू करनी चाहिए? एक 12th के बच्चों का एक ये रहता है कि 12th का सिलेबस लगभग नवंबर दिसंबर एंड में खत्म होने वाला रहता है। कई लोगों का जनवरी तक भी जाता है, और अब जनवरी में ही मेंस होने लगा है, तो उनको मॉक जब वो देते हैं तो उनके साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि अभी ऑप्टिक्स हुआ ही नहीं है। मान लो वो जुलाई से मॉक्स देने लगे, तो अभी रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स पढ़ा ही नहीं है, तो टेस्ट कैसे दें? तो ऐसे में हमें मॉक्स के लिए क्या करना चाहिए? कब से शुरू करें मॉक्स? किस तरीके से मॉक्स दें? और ये भी एक चीज है कि जब हम मॉक्स देते हैं तो टेस्ट का जो एनालिसिस होता है, कई बार बच्चे बोर हो जाते हैं 3 घंटे टेस्ट देके, उसके बाद वो उसको एनालाइज ही नहीं करते। ठीक है, तो एनालिसिस का कितना बड़ा रोल है इसके अंदर? तो सर पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मतलब मॉक टेस्ट कब से देने चाहिए, तो मेरा मानना ऐसा है कि जैसे अगर आपका एग्जाम जनवरी में एग्जाम है आपका, तो आप नवंबर फर्स्ट वीक से लग जाओ कि मतलब हम्म फर्स्ट वीक में आप 2 एग्जाम दे लो, उसके बाद 2 ले लो, ऐसे हर हफ्ते 2 तो दे दो। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम देना नहीं है, मोस्टली इम्पोर्टेंट चीज है एनालाइज करना। मतलब अगर दे रहे हो हम्म तो सबसे पहले ये देखो कि कौन से टॉपिक्स आपको थोड़े वीक है, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके ऊपर मतलब आपकी ग्रिप उस पर अच्छी है, और कौन से ऐसे टॉपिक है जैसे नहीं होते, जैसे नवंबर तक मॉडर्न फिजिक्स नहीं होता कई बारी, और यही ऑप्टिक्स रिलेटेड टॉपिक्स नहीं होते। तो उनके लिए हम्म आप यही कर सकते हो कि थोड़ा इंतजार कर लो। और बाकी हम्म मतलब जो आपका बेसिक बोर्ड लेवल का है उतना पढ़ लो, उससे मोस्टली क्वेश्चंस मतलब मेंस के लिए तो मोस्टली क्वेश्चंस बोर्ड लेवल से बोर्ड लेवल के ही आते हैं मोस्टली, या हल्के से ऊपर मान लो। तो आप हम्म बेसिकली वही पढ़ सकते हो, और यूट्यूब चैनल जाके देख लो, उसके थोड़े हम्म बहुत देख लो, और यही कर सकते हो। और बाकी आपको दिसंबर तक वो सारा कंप्लीट तो वैसे भी हो ही जाता है सिलेबस सारा 12th का, तो वो आपको हेल्प करेगा। बाकी और ऐसे तो कुछ नहीं कर सकते कि मतलब नवंबर में आप ऑप्टिक्स पूरा पहले से पढ़ लो। और हम्म एनालाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है एग्जाम्स को, कि आपके डेफिनेटली जब आपने टॉपिक्स नहीं पढ़े हुए तो आप 3-4 क्वेश्चन डाउन ही हो गए अपने ओरिजिनल स्कोर से, जो भी आपका आना चाहिए था। हम्म तो मतलब उससे हम्म डिमोटिवेट मत होना, बस ये देख लेना कि ये टॉपिक मेरे को आ रहे हैं, ये टॉपिक मेरे को नहीं आ रहे, और ये टॉपिक मैंने अभी तक नहीं करे हैं, तो ले जाके उनको निपटाना, और अपने वीक टॉपिक को थोड़ा और ज्यादा स्ट्रेंथ करने की कोशिश करना, और जो स्ट्रेंथ है उनको और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करना, तो वही बिल्कुल बेस्ट तरीका बिल्कुल। है। तो अमन, एक आइडियल एक नंबर की बात करें तो पेपर से पहले कितने कंप्लीट सिलेबस के कितने मॉक टेस्ट लगा के जाने चाहिए एटलीस्ट? कंप्लीट सिलेबस के एटलीस्ट मैं मानूंगा जैसे नवंबर से आप शुरू कर दो तो हर वीक के 2 विद प्रॉपर एनालिसिस, तो मतलब नवंबर से लेके जनवरी मिड तक हर वीक 2-2 पेपर। एंड में जाके आप हम्म फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो, 3-3 4-4 भी कर सकते हो, क्योंकि मतलब सिलेबस तो सारा कर चुके होते हैं। अब आपको सिर्फ ये एनालाइज करना होता है कि आपके कौन से पेपर आपको कौन से टॉपिक्स आपको ज्यादा अच्छे से आते हैं और कौन से थोड़े हम्म कम आते हैं। तो आपको बेसिकली वही चेकआउट ही करना होता है कि कि हम्म मेरा ऑप्टिक्स अच्छा है, मेरा मॉडर्न फिजिक्स अच्छा है, रोटेशन मेरा खराब हम्म। है, तो मैं थोड़ा रोटेशन को थोड़ा टाइम देके इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, मॉडर्न को थोड़ा थोड़ा अभी के लिए तो रोक यानी देता कि हूँ उसको लगभग और अच्छा। 15 to 20 मॉक टेस्ट पेपर आर हाँ गुड इनफ की 15 to 20। बहुत रहेंगे? ठीक है। हाँ अच्छा, एक 15 अगर to अब 20। एक एक ड्रॉपर बच्चों के लिए अगर बात करें, जैसे आप नहीं चाह रहे थे, तो एक ड्रॉपर बच्चों का आइडियल डे शेड्यूल जो होना चाहिए,
ठीक है, वो आप बताओ अपना कि मेरा ये डे शेड्यूल था, मैं इतने बजे उठता था, इतने से इतने ये पढ़ता था। ये एक थोड़ा-सा अपना पूरा 24 आवर्स का जो है, एक आप मेरे को बताओ बच्चों के लिए। सो मतलब मेरा ऐसा था कि मतलब कईयों को रात को ज्यादा लेट तक पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे सुबह उठ के थोड़ा फ्रेश माइंड से पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं सुबह हुँ, सुबह उठ जाता था, मतलब 6 बजे कह रहा हूँ, और 6:30 बजे के करीब पढ़ने बैठ जाता था। और सबसे पहले उठाता था केमिस्ट्री, मोस्टली ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, मोस्टली हुँ, इनऑर्गेनिक, क्योंकि उस टाइम वो थोड़ा होता है कि थोड़ा पढ़ते जाओ। पढ़ते सुबह जाओ। सुबह हुँ, उठते हैं, नींद भी आ रही होती है कई बारी तो हुँ, तो उसी में थोड़ा पढ़ना। तो मतलब पहले ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक उठाया, वो हुँ, निपटा हुँ, दिया, हुँ, 2-3 घंटे वो पढ़ा। और क्योंकि उस टाइम पर मतलब निपट जाता था, वैसे सुबह सुबह उठ के नींद नहीं आती ऑर्गेनिक पढ़ने में थोड़ी। तो हुँ, सबसे पहले वो कर लिया, उसके बाद मैं उठाता था फिजिक्स। उसके हुँ, बाद 9-10 बजे तक मैंने केमिस्ट्री कर ली, उसके बाद घंटे का ब्रेक हुँ, ले लिया। 11 बजे आसपास फिजिक्स उठाई। उसके बाद हुँ, 2 बजे तक लंच टाइम तक फिजिक्स पढ़ ली। उसके बाद वही लंच ब्रेक 1-1.5 घंटे का। उसके बाद मैं मैथ्स करता था, उसके हुँ, बाद हुँ, 3-4 घंटे मैथ्स। हुँ, और हुँ, उसके बाद वापस से जो पूरे दिन में करा उसको मतलब शाम तक वो सारा निपट गया, 7-8 बजे तक जो भी मैंने करा है। तो अब जो भी हुँ, करा हुँ, था उसके क्वेश्चंस देख लिए थोड़े बहुत, और जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकले पूरे दिन के उनको एक बार देख लिया कि हाँ हुँ। ऐसे कर देंगे, ऐसे ठीक है। तो बेसिकली पूरे दिन का एक रिवीजन हो जाता था घंटे डेढ़ में, तो वो कर लेता था। रिवीजन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सिलेबस को कब लगभग कितनी बार हमें रिवाइज़ कर लेना चाहिए पेपर से पहले? हर मतलब सब्जेक्ट के जितनी सिलेबस को? मैक्स बार हो सके, जितना मैक्स हो सके उतना कर लो, क्योंकि यही काम आता है। मतलब हुँ, मेरा मेरा ऐसा मानना है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट इसलिए नहीं निकला था क्योंकि नहीं मतलब हुआ, रिवीजन ही प्रॉपर रिवाइज़ नहीं नहीं। हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ मतलब पढ़ रिवीजन तो में लिया सारा, फिर मैसअप हो गया सब, और फिर ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से सब पेपर ऐसे ही बिल्कुल। हो गया। हाँ, ठीक है। अमन ये तो बताओ रिवीजन तो कि नहीं। कितने घंटे की स्टडी बच्चों को चाहिए कम से कम ये एग्ज़ाम निकालने के लिए? सेल्फ स्टडी की अगर बात करें। सेल्फ स्टडी मतलब मेरा मेरा अकॉर्डिंग तो 8 आवर्स की तो होनी चाहिए। मतलब 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स की होनी चाहिए सेल्फ स्टडी, हुँ, हुँ, अपार्ट हुँ, हुँ। फ्रॉम आप जो भी कोचिंग क्लासेस जाते हो और वो सब हटा करके। हुँ। तो ये तो हमें पता है कि 11th में अगर आप हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी और टाइम ऑफ स्टडी अलग होगा, 12th में अलग अप्रोच होगी, है ना? तो 12th में जो बच्चे बोर्ड्स के लिए जा रहे हैं बच्चे, उन्हें बोर्ड्स के साथ कॉम्पिटिशन को कैसे टैकल करना है कि बोर्ड्स भी सफर ना हो उनका और कॉम्पिटिशन भी सफर ना हो? मतलब बोर्ड्स के लिए तो ये है कि मतलब अगर आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो तो बोर्ड्स तो उसमें ऑटोमेटिकली आ गए, बस आपको मेरे अकॉर्डिंग बस एक वही अप्रोच होता है कि आपको थोड़ा ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव की साइड जाना होता है। बाकी बोर्ड्स और कंपटीशन में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा लार्ज डिफरेंस नहीं है, बस यही वही है हुँ, कि आप अप्रोच कैसे कर रहे हो। आपको उधर जाके सब्जेक्टिव पेपर हुँ, देना है और इधर जाके ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, पढ़ तो आपने सब वैसे ही रखा हुँ, होता है। बस उनको एक बिल्कुल। टचअप देना होता है, वो सब्जेक्टिव वाला है, थोड़ी बहुत लाइनें डालनी होती है कि थ्रू दिस वगैरह वगैरह करके, और दिस हुँ, इम्प्लाइज वगैरह ये सब करना होता है, और हाँ, हेंस मतलब प्रूव राइटिंग जैसा स्किल आनी जैसे चाहिए उसके अंदर, थोड़ा-सा इसके ये है। जानी चाहिए बेसिकली। हुँ, हाँ बस बाकी तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो आता नहीं, उसके लिए भी एनसीईआरटी पढ़नी होती है और उसके लिए भी एनसीईआरटी पढ़नी होती है। हुँ, और हुँ, मैथ्स तो आप अगर कंपटीशन लेवल के कर रहे हो तो बोर्ड लेवल तो मिनिमम आता ही होगा, हुँ, तभी आप हुँ, कंपटीशन लेवल पे कर रहे हो। तो ये हुँ, सब तो हुँ। हो जाता है, बस वही अप्रोच डिफरेंट है दोनों की। ठीक है। अमन बैकअप प्लान क्या होना चाहिए? या बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए? आपका कोई बैकअप प्लान था ड्रॉप ईयर के बाद कि अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके बाद क्या करना है? हाँ मेरा कोई ऐसे ऐसा सच मैंने कुछ सोचा नहीं, मतलब अगर नहीं होता तो क्या, बट यही था कि अगर नहीं होगा तो मतलब किसी प्राइवेट कॉलेज में सीएस में बीटेक कर लेंगे, मतलब बेसिकली तो यही हुँ, था। हुँ। ऐसे हुँ, कुछ हुँ, अलग से हुँ। मैंने नहीं सोचा था कि नहीं इंजीनियरिंग ड्रॉप कर दूंगा, ये कर लूंगा, मतलब नहीं ऐसा हुँ, कुछ नहीं हुँ। सोचा था मैंने तो। नहीं वही सोचा था था। बस। ठीक है। एग्ज़ाम डे उसके के अलावा बारे में वैसे बताओ। मैंने एग्ज़ाम हुँ, हुँ, उसके कंप्लीट करो अलावा आप वैसे अपनी मैंने बात। काफी सारे उसके अलावा वैसे काफी सारे मैंने एग्जाम्स दिए थे, वीआईटी वगैरह के दिए थे, और एसआरएम के होते हैं और मणिपाल के हुँ, होते हैं वो सारे एग्जाम्स। मतलब वो ऐसे एग्जाम है कि आप दे आते हो बस कि हाँ ठीक है, मतलब ये आप बैकअप मान सकते हो। तो हुँ, ये सब हुँ, एग्जाम्स हुँ। दिए थे। बिल्कुल। तो एग्ज़ाम डे के प्रेशर के बारे में बताओ। एग्ज़ाम डे में व्हाट आर द डूज़ एंड डोंट्स?
सो एग्जाम डे पे मतलब डेफिनेटली काफी प्रेशर होता है। तो मतलब मेरी फर्स्ट एडवाइस तो ये है कि सबसे पहले तो ढंग से सो जाओ, 8 घंटे के हम्म, अराउंड नींद ले लो, सही है। थोड़ा हम्म, रिलैक्स हो जाता है माइंड भी। और उसके अलावा ट्रैवल अवॉइड करो, अगर ज्यादा दूर है तो मतलब एक रात पहले चले जाओ। और दूसरी हम्म, चीज यही है कि थोड़ा कुछ ऐसा लाइट सा खाओ, कुछ ऐसा नहीं कि हैवी खा लिया उसके बाद थोड़ा पेट गड़बड़ा गया, पेपर में थोड़ा पैनिक कर गए कि यार अब कैसे। हम्म, थोड़ा लाइट बिल्कुल। वगैरह खाओ। और मतलब मेरा ये मान मतलब मैं ये करता था कि मतलब मैं पढ़ता नहीं था, पेपर वाले दिन नहीं पढ़ता था। तो हम्म, मतलब मेरे को ये था कि फ्रेश माइंड से जाएंगे, जो भी होगा कर देंगे अपना। और बस यही हम्म, है, यही सब है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो अमन, एक अभी सीयूईटी का एग्जाम आया है, तो क्या आपने सीयूईटी का एग्जाम भी दिया था? नहीं सर, हमारे टाइम पर सीयूईटी होता नहीं था, बट ये इसी साल से ही आया है। तो मतलब हम्म। शायद अच्छा ही होगा। मतलब इतना अच्छा, आइडिया आप है नहीं आप मेरे को इसके बारे अपना, अच्छा, ओके, 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 आइडिया नहीं। ठीक है अमन, बहुत अच्छे। तो अब आपने एनआईटी निकाल लिया, अब आपका एक, अब आप में। बीटेक कर रहे हो, तो अब बीटेक के बाद क्या, एक एक बच्चा जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसका एक अल्टीमेट गोल जेई है, उसने जेई, अब लेकिन छोटे छोटे बच्चे आपको देख रहे हैं जिन्होंने अभी जेई क्लियर नहीं किया, तो उनका तो एम जेई है, लेकिन जिसने जेई क्लियर कर लिया है, अब उसका एम क्या है? अब सर यही है कि मतलब मैं अभी तो करेंटली काफी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मतलब मैंने यूआई यूएक्स डिजाइनिंग और कोडिंग हम्म, वगैरह सब करके देखा है। और अभी मतलब मेरा जो अभी तक इंटरेस्ट है वो ये है कि मैं शायद डेटा साइंस आगे परस्यू करूंगा आगे। हम्म, इलेक्ट्रिकल तो चल ही रही है, उसके साथ साथ मतलब डेटा साइंस करूंगा और आगे जाके डेटा साइंस में ही कोई करियर का देखूंगा। बिल्कुल, डेटा साइंस में। ओके, दैट इज वेरी नाइस। हाँ हाँ। ठीक है अमन। अच्छा, अभी मैं आपको लास्ट 30 सेकंड देता हूँ। आप बच्चों से जो भी अपने बात कहना चाहते हैं डायरेक्टली, आप वो कह सकते हैं, एक अपने छोटे भाई बहन समझ के आप जो भी गाइडेंस देना चाहते हैं। 30 सेकंड, तो आप 1 मिनट भी ले सकते हैं। आप आराम से, लास्ट वर्ड्स आपके क्या होंगे फॉर दिस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी? ओवर टू यू। ओके सो जितने भी मतलब देख रहे हो सब लोग छोटे भाई बहन मेरे, तो भाई आराम से मतलब कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। आराम से मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। उसके बाद आता है कि तुम कितना रिवाइज करते हो। उसके बाद आता है कि तुम पैनिक मत करो, कॉन्फिडेंट रहो। तुम्हारे आसपास का कंपटीशन देखो, उनसे डरो मत, उनसे कॉम्पिटिट करो। और यही है, बस तुम फुल लगा के मेहनत करो, तैयारी करो। और अपना एक कोई एक टीचर पकड़ लो जो तुम्हारे को गाइड कर पाए। और मतलब गाइडेंस खाली मतलब सिर्फ बुक्स या इसके लिए नहीं चाहिए होती, कई बार तुम्हारे को जनरल गाइडेंस भी चाहिए होती है कि यार सुबह उठा नहीं जा रहा, कैसे उठे। या यार ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, मतलब क्या करें, ऐसे दोस्त नहीं बन रहे, क्या करें। तो उन सब के गाइडेंस के लिए कोई अपना एक अच्छा बड़ा भाई बहन या कोई अच्छा टीचर देख लो जो आपको आपकी 2-3 साल की पूरी जर्नी जो है उसमें आपको पूरा अच्छे से गाइड कर पाए। और बाकी को पेपर देने जाओ, कॉन्फिडेंटली जाओ और मतलब फोड़ के आ जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो, थैंक यू अमन, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, बच्चों को गाइड किया। एक और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आपके पास टाइम हो, तो अपने चैनल के लिए, मेरे चैनल के लिए, या हम सबका ही चैनल है ये, तो एक बच्चों को हाँ एनआईटी जी, कुरुक्षेत्र के कैंपस टूर आप जरूर करवाओ। ठीक है? बिल्कुल सर, और हाँ जी। अपना एक और मेरा स्टूडेंट है वहाँ पे, मैंने आपको बताया भी होगा, कुणाल सहगल है वहाँ पे ही, एनआईटी कुरुक्षेत्र में ही। तो आप कुणाल की हाँ हेल्प ले सकते हो, मैं कुणाल को भी बोलूंगा, एक बच्चों के लिए एक कैंपस टूर कराओ, जरा जरा सा बच्चों को थोड़ा सा एक थोड़ा मोटिवेशन मिलता है बच्चों का, है ना? थोड़ा कैंपस टूर, आपकी क्लासेस, हाँ आपके बिल्कुल। लैब्स, जहाँ पे भी हम आप लोग भी अपने टाइम इजिली, पर। हाँ, एक्सेसिबल हो जहाँ पे, तो एक कैंपस टूर आप बच्चों के लिए जरूर रिकॉर्ड करो। ठीक है? बिल्कुल। हाँ तो ये मतलब हम ये लोग बहुत आपसे, मोटिवेटिंग होता है। हाँ, ये लाइव आपको प्रॉमिस यहाँ पे करके जाना पड़ेगा कि आप एक कैंपस टूर जरूर करवाओगे। हाँ, बिल्कुल सर। ठीक है, आगे के फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। और यहाँ पे कब आ रहे हो मेरे से मिलने के लिए, बताओ? बिल्कुल सर, बहुत जल्द आ रहे हैं। अभी कोई छुट्टी आएगी वैसे ही घर आ जाऊंगा मैं तो। तो अभी तो पेपर होंगे ना? हाँ जी सर, अभी तो मिड सेम है, वही सब निपटाने हैं फिर आएंगे। चलो, ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। तो बच्चों, हाँ ये जी। हमारे साथ थे अमन, जिन्होंने जेई 2021 क्रैक किया है। और आई होप इस टॉक से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी।
नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपर के साथ मैं फिर से आऊंगा। ठीक है, तब तक चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हैव अ वेरी नाइस डे। ओके, ठीक है अमन। थैंक यू।